वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक रिलेशंस। 11th और 12th दोनों ही क्लास में हैं और यहाँ पे हम लोग दोनों क्लास का कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रिलेशंस। लेकिन रिलेशंस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को आना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर के बाद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लेट स्टार्ट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? दो एलिमेंट जिसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करें उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे दिस इज़ ए कॉमा बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। कैसे? ए और बी को सेपरेट किया हुआ है कॉमा से और दोनों ऑर्डर में ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं। यहाँ पे ऑर्डर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर्ड पेयर में। ए कॉमा बी इज़ नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी दिस इज़ बी ए उल्टा हो गया है और ऑर्डर्ड पेयर में पोजीशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो दिस इज़ नॉट इक्वल। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सपोज कीजिए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, बी एक और सेट है जिसका है 4 5, ये दो एलिमेंट है। अब मैं निकालता हूँ ए क्रॉस बी और इसी को बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। नाउ ए क्रॉस बी क्या होगा? देखिए ए क्रॉस बी क्या होगा? दिस वन को हम लोग लिखेंगे ऑर्डर्ड फॉर्म में 1 4, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर है 1 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1 5, 1 का 5 के साथ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 4, नेक्स्ट इज 2 5, नेक्स्ट इज 3 4, नेक्स्ट इज 3 5। दिस इज ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी है ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। अगर मैं निकालूँ यहाँ पे बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए विल बी 4 1 4 2 4 3 एंड 5 1 5 2 5 3। दिस इज़ बी क्रॉस ए। तो अब हम लोग देख सकते हैं बी क्रॉस ए इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। कैसे? देखिए 1 यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे 4 1, और मैंने पहले ही बताया हुआ है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है। ऑर्डर्ड पेयर में ये सेम नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये होता है। तो अगर आप लोगों को अगर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए निकालने के लिए कहा जाए तो आप लोग बहुत ईजिली निकाल सकते हैं ऐसे। ये सब क्या है? एक्चुअली ये क्या है? ए क्रॉस बी इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ए क्रॉस बी इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इनका हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही है जो भी हमने देखा, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी, ए को बी के साथ क्रॉस किया, फिर यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। इसको सी क्रॉस ए या इसको बी क्रॉस ए मत लिखना क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये दिस इज ऑल्सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब मैं लिखूँ ए क्रॉस बी माइनस सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। फिफ्थ है जैसे ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन डी, ठीक है। एक और हम लोग लिख लेते हैं, सपोज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। सो इट विल बी ए और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा
और बीच में क्रॉस आ जाएगा, दिस इज बी इंटरसेक्शन डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऐसे, इफ ए एंड बी आर एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी क्या होगा, वो भी फाई होगा, वो भी एम्प्टी सेट ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू 1 2, तो हम लोग फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना होगा, दैट इज A1 A2, दिस इज B1 B2 C1 एंड C2। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एलिमेंट कितने, टोटल एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6। तो हम लोग देख सकते हैं इफ़ A has n element and set B has m element, then total number of elements in A cross B is mn। ठीक है, जितने भी नंबर होगा उनका मल्टीपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कितने नंबर हैं, 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, और यहाँ पे 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 3 × 2 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ए में अगर n एलिमेंट है, बी में m एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी में m × n। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, लेट A एंड B are 2 non-zero finite set having n elements in common। मतलब A और B दो सेट्स है और दोनों सेट्स में n एलिमेंट कॉमन है। then A cross B and B cross A have n square element in common, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए एक एलिमेंट है, यहाँ पे है 1 2 3, ठीक है। B एक और एलिमेंट, B एक और सेट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। तो अब हम लोग A क्रॉस B लिखते हैं। A क्रॉस B में हमको पता है कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट, 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। नाउ दिस विल बी 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 एंड 3 3, ये हो गए, ठीक है। नाउ हम लोग B क्रॉस A लिखते हैं, तो कितना आएगा, दिस इज 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 एंड 3 3। तो अब यहाँ से आप लोग देखिए कि कितने एलिमेंट कॉमन हैं। तो हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ कॉमन, ठीक है। और कौन सा कॉमन है, दिस इज़ कॉमन, और ये भी कॉमन है, और ये भी कॉमन है। तो हम लोग देख सकते हैं कितने एलिमेंट कॉमन है, 4 एलिमेंट कॉमन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 4 एलिमेंट कॉमन है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, A एंड B आर 2 नॉन जीरो इनफाइनाइट सेट एंड एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ पे कितना आएगा उन दोनों में, n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 एलिमेंट कॉमन है। तो ये पूछा जा सकता है कि A और B में अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो वो होगा n स्क्वायर। तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वालिटी
इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं। तो सपोज दिस इज A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, दो ऑर्डर पेयर है। इफ़ एंड ओनली कब इक्वल होंगे, जब A1, दिस इज A1 इक्वल टू होगा A2 एंड B1 इज इक्वल टू होगा B2। सिर्फ इसी केस में ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। तो इस केस में कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इफ़ x3 इज इक्वल टू 2y एंड फाइंड x एंड y। ये दोनों ऑर्डर पेयर है और दोनों इक्वल दिए हैं, और इक्वल का मतलब क्या होता है, A1 इज इक्वल टू A2, सो दिस इज A1, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो सिर्फ यही कंडीशंस हैं जिस पे दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ ऑर्डर्ड पेयर पे और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशंस। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट हैं जिसमें कितने एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट है। और ये जो गिवन है वो ए क्रॉस बी के पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में क्या गिवन है, दिस इज गिवन x1 y2 एंड z1, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों को पता है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए, टोटल एलिमेंट होने चाहिए 6, क्योंकि 3 × 2 6, लेकिन यहाँ पे कितने एलिमेंट गिवन है, 3 एलिमेंट गिवन है। तो जो पहला एलिमेंट होता है, ये वाला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो होता है वो सेट ए से आता है, ये सेट ए से आया हुआ है। और ये जो है ये सेकंड वाला जो बी है, ये जो है ये इससे आया हुआ है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे सेट ए में कौन सा होगा, x y z, ये सेट ए के होंगे। और बी का कौन सा होगा, दिस इज 1 2, ये दो सेट होंगे। सेट ए में x y z और बी में 1 2। दिस इज क्वेश्चन 9 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 ऑफ NCERT। कि ये हो गया, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ऑर्डर पेयर आ गया, आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट पता लग गया, आप लोगों को ए क्रॉस बी पता लग गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट रिलेशंस क्या है, रिलेशंस बताता है, एक पैटर्न है, एक मैनर है जो बताता है कि एक सेट दूसरे सेट से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि सपोज करिए, सपोज A इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू ले लेते हैं 4 5, ठीक है। अब मैं अगर A क्रॉस B लिखूँ तो A क्रॉस B क्या होगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। कितने एलिमेंट होने चाहिए, 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया A क्रॉस B। अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिखता हूँ R यहाँ पे रिलेशन बता रहा है, इनमें से कोई भी मैं 1 4 ले लेता हूँ, 2 4 ले लेता हूँ और 3 5 ले लेता हूँ। ये क्या हुआ, ये एक रिलेशंस है। R2 क्या हुआ, सपोज दिस इज R1 लेता हूँ 1 5 2 5 और ये 3 4, ये भी एक रिलेशन हुआ, मतलब कोई भी। तो इसका मतलब देख सकते हैं R1 और R2 ये दोनों जो है ये क्या है, A क्रॉस B के सबसेट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं A रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन जो होगा वो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा। तो इसको सबसे पहले ध्यान रखिए, और रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब कितने रिलेशंस बन सकते हैं, A में कुछ एलिमेंट है, B में कुछ एलिमेंट, तो टोटल रिलेशंस कितने हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग नोट करिए इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे लेट A हैज़
n एलिमेंट, एक सेट है एंड B हैज़ m एलिमेंट, then total number of relations from A to B, that is will be 2 to the power m into n। तो कितने रिलेशंस होंगे? 2 to the power m into n। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से टोटल रिलेशन कितना होगा इस केस में? टोटल रिलेशन कितना होगा? 2 to the power 3 into 2, that is 2 to the power 6। तो 2 to the power 6 that is 64 रिलेशन बन सकता है सिर्फ इन दोनों सेट्स से, 64 रिलेशन। और अभी मैंने जो लिखे थे वो 2 रिलेशन लिखे थे। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं A R B। इसको कैसे पढ़ा जाता है? A is related to B by the रिलेशन R, ठीक है, बाय द रिलेशन R। और यहाँ पे एक R को हम लोग रिप्रेजेंट किया जाएगा कि R क्या रिलेशन है, R रिलेशन को यहाँ पे बताया जाएगा। अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 मैनर हैं, 3 मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशंस को। कौन कौन सा होता है? एक तो सेम जो आप लोगों ने सेट में पढ़ा है, कौन कौन सा? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड, और थर्ड होता है इसमें एरो डायग्राम, जिसका एरो डायग्राम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो फर्स्ट रिलेशन जैसे कि मैंने कहा है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हो। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड होता है और एरो डायग्राम। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेट्स में। अब हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे एक मैं रिलेशन ले लेता हूँ। रिलेशन कैसे है? रिलेशन मैं वर्ड्स में लिख लेता हूँ। R इज़ अ रिलेशन दैट इज X इज़ द स्क्वायर ऑफ Y। X Y के स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लोग पहले लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? R X Y। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, सेट्स में हम लोग सिंगल एलिमेंट लिखते थे, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। सच दैट X इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। X इज द स्क्वायर ऑफ Y, वेयर X Y, सॉरी मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, X बिलोंग्स टू सेट A एंड Y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नाउ हम लोग एरो डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं और उसके बाद रोस्टर फॉर्म में। सपोज करिए मैं यहाँ पे 2 सेट लेता हूँ। सेट ए इज, सपोज कर लेते हैं दिस इज 4 9 25। दिस इज सेट बी। तो सेट बी कहाँ से कहाँ तक होगा? सपोज -2 -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि 25 लिया हुआ है। तो दिस इज़ 0 -1 -2 -3 -4, यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब इसको मैं एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एरो डायग्राम में क्या होता है? X इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो देखो 4 कहाँ पे आता है? -2 में 4 आता है एंड 2 में 4 आता है। ठीक है, एरो लगेंगे यहाँ पे, एरो डायग्राम है। दिस इज -3 एंड 3, दिस इज ऑल्सो, एंड 25 में दिस इज -5 और ले लेते हैं, ये -5 और ये 5। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हमने रिलेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया। अब इसी को, दिस इज सेट बी, दिस इज एरो डायग्राम of relation from A to B
ए से बी का रिलेशंस है, और वो रिलेशंस क्या है, वो रिलेशंस ये है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, जैसे देखिए 4r -2, ठीक है। तो क्या है, 4 इज़ रिलेटेड टू -2 बाय द रिलेशन r, और r क्या है, r ये है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, जब मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो ये 4 आएगा, उसको यूजिंग दिस रिलेशंस। ओके, अब हम लोग इसी को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको। सो अब यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या होगा, सबसे पहले 4, कैसे लिखेंगे, 4 2 4 -2, फिर 9 3 9 -3, और 25 5 25 -5। ये एक रोस्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, एक इसी रिलेशन को, एरो डायग्राम को मैंने 3 तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाया इसको यूजिंग एरो डायग्राम। यहाँ पे दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो आई होप आप लोगों को रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इतना होने के बाद अब हम लोग देखते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट आता है रेंज, डोमेन और कोडोमेन का, ठीक है। तो मैं इसी एरो डायग्राम से समझाता हूँ, आप लोग समझिए ध्यान से। कॉन्सेप्ट ऑफ, सबसे पहले डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले डोमेन क्या होता है, अभी जो मैंने लिखा था मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ जल्दी से। 4 2 4 -2 9 3 9 -3 25 5 एंड 25 -5। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन कैसे होता है, डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का जो पहला एलिमेंट होगा, वो होगा डोमेन, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। जैसे मैं डोमेन लिखता हूँ तो 4 9 25, ठीक है, 4 9 25, ये इसका क्या हुआ, डोमेन हो गया। अब मैं इसका अगर रेंज की बात करूँ, तो रेंज क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा, दैट इज़ 2 -2 3 -3 5 -5। कोई भी एलिमेंट यहाँ रिपीट नहीं है, तो दिस इज 2 -2 3 -3 5 -5। ये क्या हो गया, ये डोमेन, इसका रेंज हो गया। इस वाले ए क्रॉस बी एक रिलेशन गिवन है, इससे ये जो रिलेशन से पहले लिखा था मैंने, x इज द स्क्वायर ऑफ y, तो उसका ये डोमेन का हुआ, और ये हुआ रेंज। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, -5 -3 -2 2 3 5। ये अगर मैं अब यहाँ से देखूँ, एरो डायग्राम से मेरे को बताना हो तो क्या होगा, इसमें जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड होंगे, रिमेंबर कनेक्टेड होंगे। सपोज़ करिए यहाँ पे मैं 11 ले लेता, ठीक है। अब 11 ले ले, 11 का तो कोई स्क्वायर नहीं है किसी का भी, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये पूरा डोमेन नहीं होगा। डोमेन वही एलिमेंट होंगे जो कि कनेक्टेड होंगे इस सेट से। तो डोमेन कौन सा हुआ, 4 9 25। अगर ये कुछ भी एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पे 30 हो गया, कुछ भी एलिमेंट हो, लेकिन कनेक्टेड सिर्फ ये 3 एलिमेंट हैं, तो डोमेन क्या हुआ इसका, डोमेन हुआ सिर्फ ये 3 एलिमेंट, 4 9 25। अब रेंज क्या हो गया, रेंज वही एलिमेंट होंगे सेट बी में जो कि कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पे कौन कौन सा कनेक्टेड है, सेम -5 -3 -2 2 3 5, सिम यही एलिमेंट कनेक्टेड है। इसके अलावा देख सकते हो -4 -1 0 1 2 सॉरी 2 नहीं, -1 0 1, ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये डोमेन में नहीं आएंगे। लेकिन इस पूरे सेट को बोला जाता है कोडोमेन। ये जो पूरा सेट है ये कोडोमेन है।
और कोडोमेन के जो एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं वो होता है रेंज, और सेट ए के जो एलिमेंट कनेक्टेड होता है वो होता है डोमेन। तो आई होप आप लोगों को डोमेन, रेंज और कोडोमेन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोडोमेन लिखूँ, कोडोमेन, तो क्या हो जाएगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, ये पूरा कोडोमेन होगा। तो हम लोग देख सकते हैं रेंज इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कोडोमेन। रेंज हमेशा लेस देन और इक्वल टू कोडोमेन होता है। जब आप लोग फंक्शन पढ़ोगे तब वहाँ पे इसका यूज़ देखोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ है वहाँ पे इसका, कोडोमेन, रेंज और डोमेन का। चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया है, तो हम लोग एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, रिलेशंस के ऊपर। जाने से पहले एक चीज़ और, इन्वर्स रिलेशंस आता है। इन्वर्स रिलेशंस को भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। उसको लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन्वर्स रिलेशंस क्या होता है। इन्वर्स रिलेशंस कुछ नहीं होता है, अभी इन्वर्स रिलेशंस तो वैसे बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम लोग रेंज को डोमेन और डोमेन को रेंज बना देते हैं। जैसे इन्वर्स, अगर आर इन्वर्स निकालना हो, जैसे ये आर का डोमेन है, अगर आर इन्वर्स कैसे होगा, आर इन्वर्स इज 2 4 -2 4 3 9 -3 9 5 25 -5 25, दिस इज आर इन्वर्स। तो क्या हुआ, डोमेन रेंज बन गया और रेंज डोमेन हो गया। तो अगर इसका डोमेन निकालना हो, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन हो गया। तो डोमेन क्या हुआ, 2 -2 3 -3 5 -5, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। और रेंज क्या हुआ इसका, आर इन्वर्स का जो रेंज हुआ वो क्या होगा, वो जाएगा यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ 4 9 25, दिस इज़ रेंज। तो हम लोग देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो रेंज डोमेन हो गया और डोमेन रेंज हो गया फॉर आर इन्वर्स के केस में। तो आई होप आप लोगों को आर इन्वर्स, रिलेशन इन्वर्स समझ में आ गया होगा। इसका यूज़ होता है जब आप लोग 12th क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये सब, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन रिलेशंस। सो ये क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। क्या है, आर इज़ द रिलेशन फ्रॉम सेट ए गिवन है टू सेट बी, मतलब ए क्रॉस बी। बी गिवन है, डिफाइंड बाय एक्स आर वाई, और वाई क्या, आर क्या है, आर एक रिलेशन है जो कि जिसका मतलब यह है, ये आर मतलब है ये एक्स डिवाइड्स वाई, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का, हम लोग एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 5, और यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 8। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्स, ये एक्स है, यहाँ से जो होता है वो एक्स होता है और यहाँ से जो होता है वो वाई होता है, एक्स डिवाइड्स वाई। तो एक्स किस किस को डिवाइड करता है, देखो 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा। और 4 किस किस को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा और 8 को डिवाइड करेगा, और 5 को डिवाइड करेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रिलेशन क्या बना, रिलेशंस क्या बनेगा, 2 2। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 नहीं देते हैं, देखिए इसका 5 मत लीजिए, इसका देखना लोग यूज़ कैसे होगा। ये हो गया, ठीक है, 2 2 और हो गया 2 4 एंड 2 6 2 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 4 एंड 4 8 और 5 किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, डोमेन।
डोमेन क्या होता है, डोमेन के लिए मैंने बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो हम लोग देख सकते हैं 2 और 4, 5 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 2 and 4 इज़ डोमेन। और रेंज क्या होगा इसका, रेंज क्या होगा, रेंज होगा जिस जिस एलिमेंट से कनेक्टेड है। क्या उनके से कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 6 कनेक्टेड है और 8 कनेक्टेड है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दिस इज कर्ली ब्रेसेस में 2, 4, 6, 8। तो ये क्या हुआ, ये हो गया रेंज। तो डोमेन और रेंज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने सोचा था कि मैं 11th और 12th का दोनों का एक ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं 12th क्लास का जो वीडियो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 12th क्लास का जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन उसको मैं कवर करूँगा। ओके, थैंक यू।